नमस्कार, शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिमाचल की बेटी। हिमाचल की बेटी में हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला पत्रकार बनी, जो कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान हिमाचल की स्टेट एडिटर बनी और जो आजकल हिमाचल लोक सेवा आयोग में वरिष्ठतम सदस्य हैं। आइए मिलते हैं हिमाचल की बेटी डॉक्टर रचना गुप्ता से। मैम, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, सफल पत्रकार, सफल प्रशासनिक, ढेर सारी उपलब्धियां जो हैं आपके नाम हैं। ये सफलता की जो शुरुआत हुई वो कब और कैसे हुई? देखिए सोनिका जी, सफलता मुझे ये मिलेगी या मैं इन बुलंदियों को छूंगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने जीवन में एक ध्येय अपनाया, एक कोशिश की कि हमेशा परिश्रम करो। कठिन कार्य करने से ही आप जो भी हासिल करते हो वो बिना कार्य के संभव नहीं होता, और कार्य के साथ साथ आपकी वर्किंग में सिंसेरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके वर्किंग में हार्डवर्क हो जाए और सिंसेरिटी आ जाए तो मुझे लगता है कि सफलता आपको मिलती है। और शायद मैंने उस दौरान में ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया था एज ए जर्नलिस्ट, जब लड़कियां महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत कम होती थी। आज से 26 साल पहले वो दौर था जब महिलाएं पत्रकार, क्या मतलब पत्रकार अखबार के रूप में ही जाने जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक का तो दूर पार तक नाम भी नहीं था। तो लेकिन मैं क्योंकि अखबारें पढ़ती थी और अखबारें पढ़ने का मुझे शौक़ था, तो मुझे एकदम नाम छपने का शौक़ था कि जो लिखता है वो उसका नाम अच्छे से छपता है, उसको लोग पढ़ते हैं, उसकी खबर की चर्चा होती है। ये चीज़ें मुझे अपने स्कूल कॉलेज के टाइम से ही फैसिनेट करती थी। तो मैंने लिखने में मेरा रुझान था, तो उसको प्रोफेशन के रूप में अपनाया। जैसे आपने बोला, जो आपने सपना देखा वो आपने अपनाया। बिल्कुल। जैसे जो सपना देखते हैं उसमें वो पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई बाधाएं आती हैं। तो आपके जब आपने सपने को पूरा करी थी, किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? आपके इस प्रोग्राम में चुनौतियाँ का जिक्र करना तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ख़ास तौर पे उस फील्ड पे जहाँ पे पुरुष प्रधान क्षेत्र है और अचानक से महिलाएं काम करने के लिए आ जाती हैं, तो वहाँ निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए कठिनाई बढ़ जाती है। पत्रकारिता एक ऐसा समय था, पुरानी समय की बात कर रही हूँ, आज तो स्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है। बहुत सारी लेडीज़, बेटियाँ, बच्चियाँ सब कॉलेज टाइम से जर्नलिज्म कर रही हैं और जर्नलिज्म का स्वरूप भी बदल गया है। तो चुनौतियाँ तो आती हैं और उन चुनौतियों को हिम्मत से सामना किया जाता है। आपको खबर लिखने में चुनौती आती है, कोई आपको पसंद नहीं करता है जो आपकी लेखनी है, तो आप टारगेट पे रहते हो, या फिर आपको खबर को प्राप्त करने की चुनौती रहती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो एक महिला होने के नाते आपको मेल सोर्स से खबर निकलवाना, उससे पता करना, तो मतलब कहीं ना कहीं जेंडर शेल में इसका कैलकुलेशन होता है। पर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे अपने आप को आप आगे बढ़ाते जाओ, ये धारणा समाज की बदलती रहती है। निश्चित तौर पे जब हम 25 साल पहले का जर्नलिज्म देखते थे, हम रिपोर्टिंग करने जाते थे, तो बहुत कम लोग होते थे जो आपको सूचना दे। फिर रात को सूचना प्राप्त करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो बहुत शाय करते थे लोग भी महिलाओं के साथ इंटरेक्ट करने में, उनको कोई सूचना देने में। लेकिन जैसे जैसे हमने काम किया और खबरें छपने लगी और लोग विश्वास करने लगे, तो सूचनाओं का भी आदान प्रदान होने लगा और ये क्रम आगे बढ़ता गया। सफल पत्रकार, उसके बाद प्रशासनिक, उसमें आजकल जैसे आप हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो ये दोनों जिम्मेदारियां बहुत ही अलग अलग हैं। तो इनके लिए क्या चुनौतियां और क्या आपने किया ऐसा कि जो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं? देखिए सुनिका जी, मैंने ये बात आपको पहले भी कही कि परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मैं कभी बैठती नहीं, कभी आप मुझे दिन में फ्री बैठे या सोते हुए नहीं देख सकते, या मुझे सुबह मैं अर्ली उठती हूँ, लेट इवनिंग तक काम करती रहती हूँ। तो रेस्ट करना मेरे स्वभाव में नहीं है। पढ़ते रहो, लिखते रहो, कोई ना कोई काम करते रहो, घर के काम करते रहो, या जो भी अपने आसपास दिख रहा है वो। तो आपने ये कहा कि एक जिम्मेदारी पत्रकार की थी, एक जिम्मेदारी एडिटर की थी और एक जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग की है। तो उसमें समानता ये है कि सभी में ज्ञान का प्रयोग होता है। आपकी नॉलेज का असेसमेंट राइटिंग में भी होता है, आपकी नॉलेज का असेसमेंट इंटरव्यू बोर्ड में भी होता है, और आपके नॉलेज का असेसमेंट एज एडिटर आपके कंटेंट जनरेशन में भी होता है। तो मेरा जो पृष्ठभूमि है वो पढ़ने लिखने वाली है,
और कंटेंट से रिलेटेड है, राज्य की सूचना, देश की सूचना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर सूचना, हर क्षेत्र की सूचनाओं को आप समाहित करते हो एज जर्नलिस्ट। उसकी डिलीवरेंस जो होती है वो आप जिस भूमिका में हो, आप उस भूमिका में उस चीज़ को अपने जानकारी और जो आपने पढ़ा है वो सारा इम्प्लीमेंटेशन करने का, उसको लागू करने का जरिया जो है, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली है। शायद इसी वजह से दोनों जर्नलिज्म और लोक सेवा आयोग में ट्यून अप कर पाई, क्योंकि सब जगह कार्य का स्वभाव एक जैसा था। जी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम इंटरव्यू एक खबर के लिए लेते थे, अब हम अभ्यर्थी की चयन के लिए लेते हैं। जी। जैसे आपने बताया कि आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैंने आपकी कई किताबें भी देखी, आपने किताबें भी लिखी हैं और उसमें बहुत ही सटीक सोच और सटीक विचार आपने लिखे। कुछ ऐसे क्षेत्र बताइए जिन पे आपने किताबें जो लिखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ऐसा है, अखबार में रहते हुए आप बहुत सारा कंटेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट करते हो, चाहे वो आप कॉफ़ी टेबल के रूप में करें या मैगज़ीन के रूप में करें या पत्रिका के रूप में करें, और महिलाओं के लिए लिखी जाने वाली पत्रिकाएं अलग होती हैं, उनके लिए अलग तरह का जनरेट, तो उस तरह का अनुभव तो था। लेकिन मेरी खुद की अपनी किताब आए, ये मेरा बहुत सपना था और मैं बहुत सोचती थी कि मैं लिखूं, लेकिन अखबार के लेखन और संपादन के साथ साथ कि मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं अपनी खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ कर सकूं। हाँ, जब सर्विस कमीशन में गई और उन दौरान कोविड के दौरान सब बंद था, लॉकडाउन था, तो मुझे लगा कि ये सही समय है कि मैं अपना खुद का कुछ सृजन करूं। और उपलब्धि भी इसे क्या कहेंगे, लेकिन इतना है कि 50 वर्ष हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के हुए थे और देश के 75 साल पूरे हो रहे थे आज़ादी के। तो ये ऐसा संयोग था जिसको कलमबद्ध करना मुझे लगा ज़रूरी है। तो हिमाचल ने किस तरह से अपनी विकास गाथा को लिखा, कैसे किन किन लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे वो हाइड्रो सेक्टर है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, कहाँ तो आपके 1971 में जो है वो छोटे संख्या में स्कूल थे और अब 50 साल बाद हर जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। तो आपकी साक्षरता, शिक्षा दर कितना इम्प्रूव हुआ, नौकरियों का स्तर इम्प्रूव हुआ। तो मैंने ये समझा कि कोई ऐसी संकलित किताब नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बता सकें कि हमारे प्रदेश ने इन पत्थरों को चीरते हुए, कैसे पहाड़ पर चढ़ते हुए, कैसे कठिन डगर से रास्ता निकालते हुए वो मुकाम हासिल किए जो अन्य राज्य, जो मैदानी इलाके हैं, वो सरलता से कर लेते हैं, हम थोड़ी कठिनाई से कर सकते हैं। तो मेरी बुक मेनली इसी पर आधारित है। अच्छा जी, मैंने जो आपके बारे में सुना और पढ़ा है कि आपने बहुत छोटी उम्र में जो है वो नौकरी शुरू कर दी जी, और उसके साथ साथ आपने अपनी शिक्षा को भी जारी रखा। तो ये बहुत बड़ा था कि एक तरफ नौकरी, एक तरफ शिक्षा। जी, बहुत मुश्किल था और समय भी वैसा था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। हाँ। तो वो समय आपके लिए कैसा था? मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे आराम करने की आदत नहीं है जी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म कर रही थी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर रही थी, तो हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट किया था। तो वहाँ उन दिनों 10th लोकसभा इलेक्शंस चल रहे थे, तो वहाँ पे रिसर्च विंग में बहुत स्ट्रांगली काम हो रहा था फॉर द पॉलिटिकल इनपुट। तो वहाँ वहाँ के एडिटर्स जो इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता के सिस्टर कंसर्न्स थी, तो उन लोगों का रिसर्च टीम 2-3 लोगों का बना। उन्होंने मुझे पिक किया अपने इसके इंटर्नशिप के दौरान ही, और मैं यहाँ शायद पेपर देने के लिए वापस आई, अदरवाइज़ पेपर देने से पहले ही मेरा जॉब लेटर हाथ में था। इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में ITO में हमारा ऑफिस होता था। तो वहाँ से मुझे रिसर्च के प्रति रुचि हुई कि रिसर्च किसी भी चीज़ को लिखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उनके साथ जब हमने पॉलिटिकल राइटिंग में रिसर्च को बहुत गहराई से एडिटर्स के साथ सीधे बैठ के काम किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे ये लगा कि मुझे पढ़ने लिखने के साथ साथ अखबारों में क्या होता है सोनिका जी कि आपकी शिफ्ट्स होती हैं। जब आप डेस्क पे होते हो तो या आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होगी या इवनिंग शिफ्ट होगी, तो फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ आपका कंपैरेटिवली फ्री होता है जिसमें आप पढ़ते हो। तो मुझे लगा कि ये 2-4 घंटे का समय है, मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो फिर मैंने अपने साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में, पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में और फिर उसके बाद MPhil और PhD को कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहे और रिसर्च में मेरी रुचि थी, तो मैं रिसर्च वर्क
को पसंद करती थी, चाहे वो न्यूज़ लिखने के लिए करते थे या फिर आपने अपने थीसिस लिखने के लिए किया, तो बातें की थी। ये तो बहुत अच्छा है कि किस तरीके से आपने यूटिलाइज टाइम को किया, वेस्ट ना करके आप आज तभी इतने अच्छे मुकाम पे हैं। रचना जी, मेरे लिए एक महिला होने के लिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप G8 सम्मेलन में जो है जापान में जो हुआ था, आपने एक भारतीय, एक अकेली महिला पत्रकार थी जी, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। तब वो G8 हुआ करता था, रशिया के शिफ्ट होने के बाद अब ये वर्तमान में G7 इसका स्वरूप है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ सोनिका जी कि क्या हुआ कि बहुत सारे जापान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सब जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स को कॉल किया। अब क्योंकि मैं हिंदी अखबार से ताल्लुक़ रखती थी और ऐसे अखबार में, राष्ट्रीय अखबार में थी कि हिंदी का ही उसमें होता था, तो मैंने पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, क्योंकि उस टाइम का जो सबमिट का टॉपिक था वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन था, पर्यावरण संरक्षण को लेकर था और कार्बन क्रेडिट को कार्बन्स को रिड्यूस करने को लेकर इस बात पे G7 मंथन कर रहा था। अभी तक देखो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने हमारे आर्टिकल्स को कॉल किया, तो मैंने भी जो लिखा था वो स्पेशली राइटअप उन्होंने कॉल किया। तो उनकी एक ज्यूरी होती है, सिलेक्शन टीम होती है, जो आपकी जापानीज़ में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके वो सिलेक्शन करते हैं। तो इंडिया से जो एक जर्नलिस्ट का सिलेक्शन हुआ वो मेरा हुआ, बाकी साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और दूसरी कंट्री से अलग अलग जर्नलिस्ट, मतलब एक कंट्री से एक ही जर्नलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मेरे लिए वो बहुत सौभाग्य की बात थी और एक अलग तरह का एक्सपोजर था। मेरी पहली ऑफिशियल विदेश यात्रा जापान की थी और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मंथन चिंतन या पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है या कोई ग्रुप अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये अपनी तरह का एक, मुझे लगता है कि छोटे से राज्य, हिमाचल जैसा छोटा सा प्रदेश, हमने यहाँ से बाहर स्कूल कॉलेज के बाद ही ज़िंदगी देखी, तो अचानक से प्रोफेशन में हमें यहाँ बाहर जाने का मौका मिला, काम करने का, खबरें लिखने का मौका मिला। उसके बाद हमें अप्रिशिएशन लेटर आया मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ जापान से, एम्बेसी ने थ्रू एम्बेसडर, कि आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए अप्रिशिएशन लेटर उन्होंने हमें दिया। ये बहुत ही गर्व की बात है एक महिला होने के लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए तो है ही है जी। ये ज्ञान चर्चा में मिशन एक बहुत ही आजकल चर्चा में है जी। इसका मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? ज्ञान गंगा मिशन खुद का ही दिया एक तरह से नाम है। मैंने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करी अपने इतने लंबे 2.5 दशक के जर्नलिज्म प्रोफेशन में, और अब काफ़ी समय से मैं सर्विस कमीशन में हूँ सोनिका जी। ऐसा है कि हमारा असल युवा गांव में बसता है जी, और हिमाचल जिस प्रदेश से मैं खुद ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं यहाँ पे जन्मी, यहीं पे पढ़ी, यहीं पे बड़ी हुई और यहीं मैंने कार्यक्षेत्र भी और जन्म क्षेत्र भी, कर्म क्षेत्र भी मेरा यही है जी। लेकिन जब मैं गांव में जाती हूँ तो हमारे गांव में पहाड़ी व्यक्ति को बहुत बड़े मेट्रो शहरों का एक्सपोजर नहीं है। अच्छा, क्योंकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो वो जो एक्सेस सुविधाएं बुक्स की, लाइब्रेरी की और काउंसलिंग की आपको दूसरे राज्यों में मिल जाती है, तो हमारे हिमाचल के बच्चे को वो नहीं मिलती है। इसीलिए वो 9वीं 10वीं में ये तय नहीं कर पाता कि मुझे आगे क्या बनना है। और जब वो गलत सब्जेक्ट ले लेता है तो उसको आगे वो भटक जाता है और अचानक से सोचता है कि उसके सपने तो होते हैं कि मैं IAS बनूँ, HS बनूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, लेकिन वो जाना कहाँ है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, तो उसको पता नहीं चलता। और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ संसाधन कि बच्चों को कोई गाइड कर सके। आप समझिए 8-9 से लेकर कॉलेज लेवल तक के बच्चों में अभी गांव के स्तर पर जानकारी नहीं है कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना और क्या बनना चाह रहे हैं। तो उनको रास्ता दिखाने के लिए मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, उनके बीच में इंटरेक्ट करना चाहिए और उनको मतलब मैं अकेली ही चली थी, शुरुआत मैंने अकेले में की थी, लेकिन मुझे रास्ते में चाहे डॉक्टर्स मिले, इंजीनियर्स मिले, मैंने उनको साथ में जोड़ा और एक एक क्लस्टर में, ग्रुप में इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ जाके कि जब आप, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या सब्जेक्ट रखें, कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपको किस विषय में क्या पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है। और उसी तरह से कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपने साथ लिया कि आप बच्चों को ये बताएं, क्योंकि खुद भी आप उस मकाम पे पहुँचे हैं, तो बच्चों को ये बताइए कि आप क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि इस लेवल पे अगर बच्चा जागरूक हो जाएगा तो आगे वो सरल, मतलब नौकरियों के पीछे भटक रहे हैं, जबकि स्वरोजगार, अपने पैरों पे खड़े होने का बहुत यहाँ पे वो है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म पे भी है, लेकिन लोगों को, बच्चों को एक दिशा नहीं मिलती। तो इस दिशा को देने के लिए मैंने अपने स्तर पर ज्ञान गंगा मिशन शुरू किया था। आज उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग प्रोफेशनली जुड़े हैं
जो वॉलंटरीली लोगों के बीच में जाकर, उन्हें बच्चों के बीच में ख़ास तौर पे जाके, एक और बात बताऊंगी मैं उसमें, कई जगह पे बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही, हमने घरों की महिलाओं को उनके साथ जोड़ा, माँओं को जोड़ा, बहनों को जोड़ा, 40-45 साल से लेकर 60 साल की लेडीज़ भी हमारे साथ जुड़ी। उनको यही कहा कि आपका समय तो बीत गया, अब आप अपने बच्चों को बताइए। तो पेरेंट्स के थ्रू, बहनों के थ्रू, भाभीयों के थ्रू, दादियों के थ्रू हम ये कन्वे कर रहे हैं कि आप भी जागरूक हो, और उनको खुद को भी कह रहे हैं कि आप स्वावलंबी हो। अपने घर में क्लस्टर में 8-10 लेडीज़ मिलके ये व्यवसाय कर सकती हैं या ये काम कर सकती हैं, तो आपको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ये आपकी कोशिश है। आपने देश और विदेश में जो है पत्रकारिता की है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देश में तो बहुत की है, क्योंकि एडिटर होने के नाते आप एडिटोरियल भी लिखते हैं, एडिट पेज के आप राष्ट्रपति जी के साथ भी भारत विदेश यात्रा पे गए थे। भारत के राष्ट्रपति के साथ भी जाने वाली मैं थी। मैं इज़राइल, जॉर्डन, पैलेस्टीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के साथ इज़राइल संबंधों को लेकर जो एक विशेष टीम प्रेसिडेंट के साथ गई थी, उस कोर टीम में मैं भी थी, और करीब हफ्ता भर वहाँ पे हम रहे और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हम लोगों ने लिखा। और वो एक बड़ा अच्छा अनुभव था, क्योंकि मेरे लिए नई बात थी कि किसी चार्टर्ड विमान में जाना, बड़े ऐसे उसमें उन दिनों पैलेस्टीन और इज़राइल में बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, थोड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुए, और उसके बीच में कैसे हमारा भारत का रोल रहा संबंधों को आगे ले जाने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को और बढ़ाने में, तो उसकी साक्षी मैं रही। मैं अपने आप को लकी महसूस करती हूँ। जो ये पत्रकारिता है, ये प्रोफेशन बहुत ही चैलेंजिंग है जी। इसमें कैसे कैसे चैलेंजेस का आपने सामना किया? लिस्ट लंबी है। लिस्ट इसलिए लंबी है क्योंकि अगर जब आप एक लेवल पे, सीनियर लेवल पे आ जाते हो, तब थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में हो रहते हो, लेकिन जो शुरू के साल है वो बहुत स्ट्रगलफुल है। कारण क्या है कि महिलाओं को एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ऐसी फील्ड में जंप इन करते हुए जो मेनली मेल डोमिनेंट होती हैं, उनमें थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता ही रहता है। और जर्नलिज्म में इसलिए दिक्कत है क्योंकि आप पॉलिटिकल राइटिंग, सोशल राइटिंग, और कई बार आप एडवेंचरस या क्राइम राइटिंग भी करते हो, तो वो किसी को पसंद आती नहीं है। अगर आप अच्छा लिखो तो एप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है, अगर आप ख़राब लिखो तो आपके जो एक्शन और रिएक्शन बहुत गंदे होते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपने कुछ लिखा तो तत्काल आपको रिएक्शन आ गया, उसका रिएक्शन आपको 2 साल बाद भी मिल सकता है, उसका रिएक्शन आपको 10 साल बाद भी आ सकता है। तो मैंने अपनी वर्किंग में पर्सनली कई बार ये चीज़ें देखी है कि हम भूल भी गए खबर लिख के कि कुछ हुआ भी, तो बाद में पता चलता है कि आज से 8 साल बाद वो खुंदक निकल रही है। तो वो होता है, हम उस चीज़ के लिए तैयार भी हैं। बहुत सारे चैलेंज। जी। तो मैम, आपको ऐसा लगता है रचना जी कि एक जो ये पत्रकारिता का जो प्रोफेशन है, ये एक ऐसा वर्ग है ये कि समाज के हर मुद्दे को उठाता है? जी। ऐसा कोई है जो आपको थ्रिल करता हो, जो आपको याद हो और आपने उस पर काम किया और आपको लगा हो कि मुझे गर्व है कि मैंने इस विषय पे काम किया? सोनिका जी, मेरी वैसे फेवरेट राइटिंग पॉलिटिकल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10th लोकसभा इलेक्शन के दौरान से मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया था, जिसमें मैं रिसर्च और पॉलिटिकल राइटिंग से जुड़ी रही। तो मुझे मूलतः पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकली इंटरप्रिटेशंस, पॉलिटिकली स्पॉट वगैरह करना अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा मेरी जो रुचि है, रुझान है, वो सोशल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे कहीं कुछ ऐसा होता है कि बच्चे के साथ कुछ हो गया या महिलाओं की स्थिति ख़राब हो रही है, या ओवरऑल ये चीज़ समाज में ठीक होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है, तो उस पर मैं इतना घुस जाती थी कि जब तक उसको एक लॉजिकल एंड तक आप स्टोरी को नहीं पहुंचा सकते, तब तक मैं हटती नहीं थी। कभी नवजात शिशुओं पे हो जाती थी, कई बारी शिशु गृह की हो जाती थी, या महिला हॉस्टल्स की हो जाती थी, या महिलाओं की कोई भी केस स्टडी ऐसी आ जाती है। बड़ा आसान है, कई बारी तो महिला रिलेटेड इशू जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें बहुत अंदर से निकलकर आपको लिखना पड़ता है कॉपी को। तो जब तक आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर नहीं डाल देते, तब तक आप वो फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं कई बारी सोचती थी, कई बारी बड़े ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते थे, 40-40 लोग मर जाते थे बसों में, तो वो ऐसा टाइम होता था कि जब मेरी टीम मुझे ये कहती थी कि हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट बहुत अच्छे, बहुत हार्ड वर्क किया, मेरी जितना मैंने टीम को ग्रो किया,
इतनी फील्ड पे जाके वापस आते थे तो कई बार हताश हो जाते थे कि जी ऐसे भयंकर घटनाएं दुर्घटनाएं हमने कवर कर दी, अब हमारे हाथ नहीं चल रहे हैं, हमसे कंप्यूटर पे फ़ोटोज़ डाउनलोड नहीं हो रही है, हमारी फ़ोटो एडिटिंग नहीं हो रही है, क्या करें। तो उस दौरान में हम ऐसी चीज़ें छांट के लगा के टीम को आगे प्रमोट करके चलते थे कि मतलब विचित्र स्थितियाँ हो जाती हैं जर्नलिज्म में, कई बार ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन कोशिश की कि हमारे कुछ लिखने से किसी की मदद हो जाए, सिस्टम सुधर जाए, तो ये प्रयास रहता था। आप जैसे हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्टेट एडिटर बनी, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके लिए? अच्छा, मुझे इसलिए बड़ी जिम्मेदारी नहीं लगी क्योंकि मैंने ग्रेजुअली अपने प्रोफेशन में राइज़ किया, एक जर्नलिस्ट से लेकर, रिपोर्टर से लेकर सीनियर रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, ऐसे करके जब मैंने स्टेप्स चढ़े तो मुझे अनुभव था। लेकिन क्योंकि आपका प्रिंट लाइन में नाम छपता है, तो दैट मीन्स कि उसमें ये लिखा होता है समाचारों के प्रकाशन के लिए और छपे हुए समग्र कंटेंट के लिए फलाना आपके लिए उत्तरदायी होगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक भी लाइन अगर आपकी गलत छप जाती है या किसी को बुरा लगता है तो सीधा के सीधा बात आपके ऊपर आती है। और इतना हमारे एक एडिशन छपता था 16 पेजेस का, अब कंट्री एडिशंस हमारे हर एडिशन 5 6 से 7 हो जाते थे, तो 50-60 पेजेस रोज़ाना निकलना अमूमन बात होती थी। ठीक है, हम गाइड करते थे, लेकिन टीम एक पीछे काम करती थी, डेस्क की टीम बहुत स्ट्रांग होती थी, रिपोर्टर्स की टीम बहुत स्ट्रांग होती थी, जर्नलिस्ट की, लेकिन आपको मॉनिटर करना, शेप देना, इश्यूज़ को उठाना, आगे ले जाना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता था क्योंकि एक भी गलती आपको भी ख़त्म कर सकती है और एक भी गलती किसी दूसरे को भी ख़त्म कर सकती है। लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं बढ़ती रही। जैसे आपने बताया कि पत्रकारिता और फिर स्टेट एडिटर की, आजकल आप लोक सेवा आयोग में अपनी सेवाएं दे रही हैं, वहाँ आपने महिलाओं के लिए कुछ विशेष ऐसा किया हो एक महिला होने के नाते, और क्या आपने वहाँ पे थोड़े ऐसे चेंजेस किए जो आप हमें बताना चाहती हैं? सोनिका जी, राज्य लोक सेवा आयोग में ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है कि मेल या फीमेल के लिए अलग किया जाए, लेकिन हाँ, क्योंकि वहाँ लिखने पढ़ने से रिलेटेड काम है तो कुछ चीज़ों पे मैंने विशेष तौर पे ध्यान दिया। जैसे बहुत टाइम से, अरसे से कुछ एक सेट एग्जामिनेशन के सिलेबस वैसे ही चले आ रहे थे, तो हमने उन सिलेबस को आज के दौर में रिव्यू किया। मसलन कि कुछ सब्जेक्ट पुराने समय में प्रासंगिक थे, आज के समय में वो उतने प्रासंगिक नहीं है जितने नए सब विषय आ गए हैं, तो उनके ऊपर ऑल्टर करने की कोशिश की है। दूसरा, मैंने खुद महसूस किया कई बारी कि महिलाएं जो हैं वो परिवारों में प्रेफरेंस, कई बारी पेरेंट्स जो हैं वो बेटे के लिए फ़ीस में दे देते हैं, बेटियों को जनरली सेकेंडरी रख लेते हैं। तो लेकिन हमने एक प्रस्ताव किया कि बेटियों के लिए अगर फ़ीस माफ़ की जाए तो वो कभी भी कितने भी टाइम में किसी भी पोस्ट के लिए एटलीस्ट आवेदन कर सकती हैं। तो मुझे सुकून ये है कि जब फ़ीस माफ़ हुई लड़कियों की, तो उस टाइम में जो वीमेन एप्लीकेंट थी और फीस ख़त्म होने के बाद जो वीमेन एप्लीकेंट है उसका रेशो बढ़ा है। तो ये बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और महिलाएं आगे आएँ। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि सब जगह सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलना संभव नहीं होता, इसीलिए हमने ज्ञान गंगा मिशन के थ्रू ये सोचा कि एक प्लान बी ज़रूर कैंडिडेट को रखना चाहिए कि अगर सफलता नहीं मिली तो हमारे पास क्या प्लान बी, सी और डी है कि हम वहाँ पे अपने आप को रोज़गार और स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। जैसे आपका प्रोफेशन है, जैसे पत्रकारिता का भी था और अब भी आप जैसे काम कर रही हैं, तो ये प्रोफेशन जो है आप 24/7 बिजी हैं जी। तो इसमें आप अपने परिवार को कैसे समय देती हैं? ऐसे मुझे कभी स्पेशली सोचने का, क्योंकि मैं बहुत व्यवस्थित हूँ। सुबह उठती हूँ तो मैं अपने दिन को प्लान कर लेती हूँ और सप्ताह भर मुझे क्या करना है ये प्लानिंग मेरी जहन में रहती है। तो समय को फ्रेम में रखते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। आप अपने जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत अच्छा करती हैं। तो रचना जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक तो अपनी सिंसेरिटी को रखें और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़े, और जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, सफलता हाथ ना भी लगे तो भी डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए, और जो मिले जैसा मिले उसी में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद रचना जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। एक पुरुष के पढ़ने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है,
एक बेटी के पढ़ने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। कुछ पंक्तियाँ भी यही बयां करती हैं, खिलती हैं कलियाँ, खिलती हैं बेटियाँ, माँ बाप का दर्द बांटती हैं बेटियाँ, घर और समाज का नाम रोशन करती हैं बेटियाँ। बेटा तो आज है, आने वाला कल है बेटियाँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।